फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वर्ड की जो कंसेप्ट है वो ये है बेसिकली दैट जनरली द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज द एक्चुअल कंसिडरेशन the amount which is received or receivable on the transfer of asset. Basically full value of consideration is the actual sale consideration. मैं asset की market value क्या है वो irrelevant है, हमने asset कितने में बेचा, that is the full value of consideration. So generally the full value of consideration is the actual consideration. However कुछ केसेस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अलग तरीके से निकाली जाएगी अगर कंसिडरेशन काइंड में हो, मतलब अगर मैंने असेट ट्रांसफर किया और जो कंसीडरेशन है वो मुझे काइंड में मिल रहा है, एक्सचेंज का केस, तो ऐसी परिस्थिति में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड. तो मुझे बदले में असेट मिला, उसकी मार्केट वैल्यू इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. अगर कंसीडरेशन असर्टेन नहीं हो सकता है, सर्टन केसेस जहां पर कंसीडरेशन ही नहीं निकल सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 50D कम्स अप एंड इट सेज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड. तो जो हमने असेट ट्रांसफर किया उसकी मार्केट वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. 50C इज अ वेरी पॉपुलर सेक्शन. अगर अंडरलाइंग असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ऐसी परिस्थिति में द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज स्टैंप वैल्यू और द एक्चुअल कंसीडरेशन विच एवर इज हायर. So you have to consider two figures, stamp value or actual consideration, whichever is higher as the full value of consideration, the sale consideration. 50C के बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको अभी बताता हूं. बेसिक प्रिंसिपल मैंने बता दिया. एंड 50CA अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात हम कर रहे थे, और प्रोविजन ये है कि अगर हम अनकोटेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी ट्रांसफर करते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर करते हैं, तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू और द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. सो दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, द मार्केट वैल्यू और द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर अंडरलाइंग असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या? अगर अंडरलाइंग असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जैसा कि हमको पता है कि गाइडलाइन वैल्यू पे पूरा देश चल रहा है, गाइडलाइन वैल्यू से कम में सौदा करना इज अ डेंजरस प्रोपोजिशन. तो वही चीज उन्होंने बेसिकली यहां पर कही है कि अगर कोई अंडरलाइंग असेट ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में एक्चुअल कंसिडरेशन और गाइडलाइन वैल्यू विच एवर इज हायर विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. हाउएवर असेसी कैन चैलेंज द स्टैंप वैल्यू. ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने गिफ्ट में भी बताया, यू कैन चैलेंज इट बिफोर द स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी. अगर आप इसे स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी के सामने चैलेंज करते हैं तो वहां जो भी वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी वो इनकम टैक्स में भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी. और ऑल्टरनेटिवली यू कैन चैलेंज दैट स्टैंप वैल्यू बिफोर द एओ. अगर आप उस स्टैंप वैल्यू को एओ के सामने चैलेंज करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एओ एक एक्सपर्ट की मदद लेंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद लेंगे, और वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद से ही विल डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. उस केस में व्हाट विल हैपन इज फेयर मार्केट वैल्यू जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने डिटरमाइन की है वो ही अडॉप्ट कर ली जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस फॉर 50C. बट एक पॉइंट और मैं बता देता हूं कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन एंड गाइडलाइन वैल्यू. अगर वैल्यूएशन ऑफिसर गाइडलाइन वैल्यू से भी ज्यादा मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर देते हैं तो हमें गाइडलाइन वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा. सो दैट इज अनदर प्रोपोजिशन. फिर मैंने प्रॉपर्टी बेचने का सौदा कर लिया, ट्रांसफर अंडर 53A ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर लिया, पर अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई. तो अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो भी क्या 50C लगेगा? इफ द वैल्यू हैज नॉट बीन असेस्ड बट इट इज असेसेबल, तो भी क्या 50C लगेगा? यस, 50C विल अप्लाई इवन इफ द वैल्यू इज नॉट असेस्ड बट इट इज असेसेबल. एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि अगर ईयर ऑफ एग्रीमेंट और ईयर ऑफ रजिस्ट्री अलग अलग है तो गाइडलाइन वैल्यू कब की लेंगे? तो बेसिकली वी विल कंसिडर द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ एग्रीमेंट. जनरली वी विल कंसिडर द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ एग्रीमेंट. बट अगर जिस समय एग्रीमेंट हुआ था उस समय अगर कंसिडरेशन कैश में ही था, इट वॉज फुल्ली इन कैश, तो ऐसी परिस्थिति में वी विल टेक द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्री. इफ इट वॉज नॉट बाय अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट, ECS एक्सेट्रा, सो वी विल कंसिडर द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्री. उसके बाद 43CA सेक्शन बिजनेस हेड में दिया है, अगर कोई सेलर एज अ स्टॉक इन ट्रेड
इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो 43 CA लगता है। 43 CA के हिसाब से एक्चुअल कंसिडरेशन और गाइडलाइन वैल्यू विच एवर इज हायर लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द बिजनेस इनकम। 50C सेलर के एंगल से है, इसके अंतर्गत यह दिया हुआ है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है एज अ कैपिटल असेट तो सेलर के एंगल से 50C लगता है एंड द सेल कंसिडरेशन इज गाइडलाइन वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो स्टॉक इन ट्रेड है तो सेलर को 43 CA लगेगा, कैपिटल असेट है तो सेलर को 50C लगेगा, और बायर को तो हमेशा 56(2) लगता है, जो आज अपन ने आज ही के रिवीजन लेक्चर में उसे डिस्कस किया। एज पर दैट प्रोविजन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए कैपिटल असेट परचेस करता है तो गाइडलाइन वैल्यू माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज इनकम फॉर द बायर। और तीनों ही प्रोविजन में दिया हुआ है दैट यू कैन चैलेंज द गाइडलाइन वैल्यू बिफोर द AO और बिफोर द स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी। और साथ ही साथ तीनों ही प्रोविजन में 10% की टॉलरेंस लिमिट का कंसेप्ट दिया हुआ है कि मतलब अगर एक्चुअल कंसिडरेशन और गाइडलाइन वैल्यू में जो डिफरेंस है वो अगर नॉमिनल सा है 10% तक का है, 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन तक का है, तो हम 50C या 43 CA या 56(2) नहीं लगाएंगे, छोटे मोटे डिफरेंस को हम इग्नोर करेंगे। और फिर उसके बाद एक और चीज दी गई है कि ईयर ऑफ एग्रीमेंट और ईयर ऑफ रजिस्ट्री कब की गाइडलाइन लेंगे, तो जनरली ईयर ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे। हावेवर अगर उस समय कंसिडरेशन बैंकिंग चैनल से नहीं था तो वी विल कंसिडर द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्री। उसके बाद आता है 50 CA एंड 56(2), तो ये अनकोटेड शेयर्स के बारे में है। तो अगर कोई व्यक्ति सेलर है जो अनकोटेड शेयर्स बेचता है तो उसके केस में सेल कंसिडरेशन इज एक्चुअल कंसिडरेशन और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर कोई बायर है जो कोटेड शेयर्स खरीदता है या अनकोटेड खरीदता है, कैसे भी शेयर्स खरीदता है, बल्कि शेयर्स क्या और भी कोई सिक्योरिटी खरीदता है, बायर कोई भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज खरीदता है तो बायर के केस में गिफ्ट टैक्स लगता है। और गिफ्ट टैक्स लगने के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन। तो ये जो डिफरेंस है ये बायर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। तो ये सब प्रोविजन है, हमको पता ही है ये, ठीक है। अगली बात आती है कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर मतलब बेचने से संबंधित जो भी खर्चे किए हमने, जैसे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, कमीशन, जो भी खर्चे किए, जो कि भले लीगल हो या इलीगल, किसी भी प्रकार के खर्चे हमने किए हैं जो बेचने से संबंधित है तो वो सब हमको अलावेबल है। एनी एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ द असेट आर अलावेबल। अगली चीज आती है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर से आ जाता है नेट कंसिडरेशन। वो जो नेट कंसिडरेशन आया उसमें से अब हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो कंसेप्ट दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 49 में एज वेल एज 55(2) में, दोनों मिलाकर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डेफिनेशन दी गई है। जनरल रूल ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट टू द असेसी। असेसी ने जितना भी खर्चा किया था उस असेट को एक्वायर करने में वो सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, प्लस वो खर्चे जो उस असेट पर बेटर टाइटल लेने के लिए किए गए थे, जैसे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री का खर्चा, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, जो उस असेट को यूजेबल बनाने के लिए, उस पर बेटर टाइटल लेने के लिए किए गए थे, वो सब खर्चे भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा हो जाएंगे। एंड देन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अगर एसएससी ने पे किया है, ठीक है, अगर एसएससी ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो ना तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ेंगे, ना ही उसे सेल कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे। ना तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ेंगे, ना ही उसे सेल कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड जो कैपिटल गेन होता है वैसे ही उस पर कंसेशनल रेट होता है। तो लॉ मेकर्स ने शायद सोचा एसटीटी में ना तो कॉस्ट में जोड़ेंगे ना सेल कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे। अगली चीज आती है ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी। ये प्रोविजन 2014 के पहले का है, 2014 के बाद का प्रोविजन अदर सोर्सेस के रिवीजन में ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्रिंसिपल यह है कि असेसी को कोई एडवांस मनी मिला, ठीक है, असेसी हैज रिसीव्ड एडवांस मनी, कॉशन मनी, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, व्हाटएवर नेम, असेसी को एडवांस मनी मिला
इन कनेक्शन विद द नेगोशिएशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। असेट बेचने से संबंधित असेसी को कोई एडवांस मिला था, बाद में सौदा कैंसिल हो गया, असेसी ने एडवांस मनी फोरफीट कर लिया। अगर एडवांस मनी फोरफीट किया है तो जिस समय फोरफीचर हुआ है उस समय कुछ नहीं होगा, बाद में जब उस असेट को बेचा जाएगा तब एडवांस मनी फोरफीचर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू या WDV ऑफ द असेट एज द केस में भी उसमें से माइनस किया जाएगा। तो एडवांस मनी मुझे आज मिला, ये एडवांस मनी फोरफीट हो गया। आज उस एडवांस मनी फोरफीचर का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर अल्टीमेटली जब उस असेट को बाद में ट्रांसफर किया गया, जब भी उस असेट को ट्रांसफर किया गया तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा। एडवांस मनी असेसी को मिला है तो ही माइनस करेंगे, प्रीवियस ओनर को मिला है तो माइनस नहीं करेंगे। इंडेक्सेशन भी एडवांस मनी को कॉस्ट में से माइनस करने के बाद करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एडवांस मनी फोरफीचर को कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा बाद में फिर इंडेक्सेशन करेंगे। एंड 2015-16 असेसमेंट ईयर से लॉ बदल चुका है। तो अभी आज के समय हमको क्या करना है, यह देखना है कि एडवांस मनी 31 मार्च 14 तक का है या बाद का है। अगर एडवांस मनी 31 मार्च 14 तक का है तो हम क्या करेंगे, उस एडवांस मनी फोरफीचर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे। पर अगर एडवांस मनी फोरफीचर बाद का है तो हम क्या करेंगे कि इन द ईयर ऑफ फोरफीचर उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में टैक्स कर लेंगे। तो आज दोनों लॉ एग्जिस्ट करते हैं। फोरफीचर ऑफ एडवांस मनी 2014 के बाद का है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करो, 2014 के पहले का है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करो। ये हो गया। अब इंडेक्सेशन की बात आती है। अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू सी वेदर द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म। ओनली इफ द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म यू डू इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन कैसे करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आई उसको आप इंडेक्स कर लेते हो। इंडेक्सेशन टेबल्स दिए गए हैं, इन टेबल्स को अप्लाई करके एग्जाम में आते हैं ये, मतलब जो भी रेलेवेंट इंडेक्सेशन वैल्यूज है वो आती है, उन वैल्यूज को अप्लाई करके आप इंडेक्सेशन कर लेते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते हो इफ द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म। यहां पर एक सिंपल सी बात यह है जो कि जजमेंट है मंजूला जेशा, बहुत बार आपने इस जजमेंट को अप्लाई किया होगा क्वेश्चंस में। अगर हमने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली है, लाइक इफ द असेट इज रिसीव्ड अंडर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, तो अगर हमने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली है तो इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर के ईयर ऑफ एक्विजिशन से करेंगे या ईयर ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हमको जब मिला तब से करेंगे। तो उसके ऊपर मंजूला जे शाह का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, विच सेज क्योंकि हमने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली है तो वहीं से इंडेक्सेशन करेंगे। फ्रॉम दैट डेट इटसेल्फ वी विल डू द इंडेक्सेशन। उसके बाद इंडेक्सेशन का चार्ट चालू होता है 2001 से। तो 2001 के पहले अगर असेट एक्वायर किया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, फिर 2001 से उसको इंडेक्स कर लेंगे टेकिंग द बेस डिनोमिनेटर एज 100। तो अगर हमने असेट 2001 से पहले एक्वायर किया है तो पहले उसे 2001 तक इंडेक्स कर लेंगे और 2001 से फिर उसे आगे इंडेक्स करेंगे। तो दैट इज हाउ वी विल डू। अब अगर ठीक है ये लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर 100 ले लेंगे। अगर असेट इज एक्वायर्ड प्रायर टू 2001 तो पहले तो वो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर 100 ले लेंगे। सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोविजन और डिटेल में बताता हूं, बाकी बेसिक रूल ये है कि वी विल सब्स्टिट्यूट द कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है कि जनरली तो अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो हम इंडेक्सेशन करते हैं, हाउएवर इन केसेस में इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भले ही कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। इसमें अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स हैं तो इंडेक्सेशन करेंगे, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्सेशन करते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन नहीं करते हैं, पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन करते हैं। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन करेंगे। फिर शेयर्स और डिबेंचर्स जो कि नॉन रेसिडेंट ने फॉरेन करेंसी में खरीदे हैं, बेसिकली इट इज कवर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, अपने लिए नहीं है इंटर में, तो उस केस में इंडेक्सेशन करते हैं। ठीक है, जिसको करेंसी कन्वर्जन प्रोविजन कॉमनली कहा जाता है, इस केस में इंडेक्सेशन करते हैं, नहीं करते हैं।
ठीक है। करेंसी कन्वर्जन प्रोविजंस के केस में इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। स्लम सेल में, जो कि हम प्रायोरिटी 2 में एक बार रिवाइज कर लेंगे, स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। और ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स जब लगते हैं तो इंडेक्सेशन नहीं करते। इन स्पेशल रेट में काम का ये है 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड के केस में हम इंडेक्सेशन नहीं करते हैं, ठीक है। वी डोंट डू इंडेक्सेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन किया जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसका भी इंडेक्सेशन किया जाता है फ्रॉम द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद ये आता है कि 2001 के पहले अगर असेट खरीदा था तो जैसा मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस सब्स्टिट्यूशन इज एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। असेसी या प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले एक्वायर किया होना चाहिए। प्रीवियस ओनर मतलब प्रीवियस ओनर कवर्ड अंडर सेक्शन 49(1). तो असेसी या प्रीवियस ओनर जिससे गिफ्ट वगैरह में असेट मिला है उसने ये असेट 2001 से पहले एक्वायर किया होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में एट द चॉइस ऑफ द असेसी we will substitute the cost of acquisition with the fair market value of 2001. I practically say कि आप क्या करो कि देखो cost of acquisition और fair market value of 2001 ले लो, whichever is higher. जो भी ज्यादा फिगर है उसको आप कंसीडर कर लो, उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो। और फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? उनका कहना है 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ 2001। 2001 की गाइडलाइन वैल्यू से ज्यादा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती 2001 की। और फिर उन्होंने कुछ बातें और लिखी है। एक ये लिखा है कि अगर प्रीवियस ओनर से असेट मिला है तो भी हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 करेंगे अगर प्रीवियस ओनर ने उसे 2001 से पहले खरीदा था। फिर दूसरी बात ये लिखी गई है कि ऑप्शन ये जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 इट शैल नॉट बी डन in the case of self generated assets and depreciable assets under section 50. In case में we will not substitute the cost with the fair market value of 2001. फिर ये भी दिया हुआ है कि बोनस शेयर्स। अब देखो बोनस शेयर्स की वैसे तो कॉस्ट नील लेते हैं, आपको पता है बोनस शेयर्स की कॉस्ट वैसे नील होती है, पर अगर बोनस शेयर्स हमने 2001 से पहले एक्वायर किए थे तो ऐसी परिस्थिति में we will substitute the cost with the fair market value of 2001, मतलब नील विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। राइट इशू, अगर राइट इशू में शेयर्स खरीदे गए थे तो उसकी कॉस्ट तो नॉमिनल होती है जितने में खरीदा, पर अगर वो 2001 से पहले एक्वायर किए गए हैं तो वी विल सब्स्टिट्यूट द कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। तो वो कॉस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 से रिप्लेस हो जाएगी और वहां से फिर इंडेक्सेशन वगैरह आप कर लेना। तो ये हो गया अपनी अगली बात। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का सिंपल रूल यह है कि कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं जिससे असेट की वैल्यू या यूटिलिटी या लाइफ बढ़ गई, ऐसा खर्चा है जिससे असेट की वैल्यू यूटिलिटी या लाइफ बढ़ गई, कैपिटल नेचर के वो खर्चे जो असेसी ने किए हैं या फिर प्रीवियस ओनर अंडर सेक्शन 49(1) ने किए, वो सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कैपिटल गेन निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। नॉर्मल रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं। दे हैव टू बी कैपिटल एक्सपेंसेस एंड दे हैव टू बी इनकर्ड अंडर सेक्शन 49(1). फिर कुछ केसेस जहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया जाएगा। पहला केस, इफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2001, तो इफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इनकर्ड बिफोर 2001 उसको इग्नोर किया जाएगा, असेसी का हो या प्रीवियस ओनर का। 2001 से पहले के इंप्रूवमेंट को इग्नोर करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बिजनेस हेड या हाउस प्रॉपर्टी या किसी और हेड में ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है तो डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया जाएगा। और अगर सेल्फ जनरेटेड असेट्स हैं जैसे गुडविल ऑफ अ बिजनेस या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग या राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, इन केसेस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया जाएगा। या एनहांस्ड कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया जाएगा। तो ये सब हमको पता है, ठीक है, पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 के पहले की इग्नोर की जाएगी, भले ही हमने कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट किया हो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 से या ना किया हो। 2001 के पहले की इंप्रूवमेंट को इग्नोर करते हैं।
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन करते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का करते हैं। अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करते हैं। एंड इंडेक्सेशन कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इस फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन किया जाता है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द कैपिटल गेन। अब उसके बाद अगली चीज आती है दैट इज एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 to 54H। तो सेक्शन 54 to 54H में री इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट दिए हैं। पुराना असेट मैंने बेचा, उसको बेच के मुझे कैपिटल गेन हुआ। अब अगर मैं उसमें से टैक्स भर दूंगा तो नया असेट खरीदने के मेरे पास पैसे कम पड़ेंगे। पुराना असेट मैंने 5 करोड़ में बेचा जिससे मेरे हाथ में 5 करोड़ आ गए। अब अगर आप कहते हो कि भाई इस पे आपको 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरे पास केवल 4.5 करोड़ रहेंगे जिससे मैं नया असेट एक्वायर कर पाऊं। तो लॉ मेकर्स में ने अपने विजडम में यह सोचा कि कुछ केसेस में हम सेक्शन 54 to 54H का एग्जम्पशन दे देते हैं। तो सेक्शन 54 में जो पहला एग्जम्पशन है अपन लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, 54 के एग्जम्पशन से चालू करते हैं। 54 का एग्जम्पशन बेसिकली है कि पुराना घर बेचकर अगर मैं नया घर खरीदता हूं, रेसिडेंशियल हाउस बेचा, रेसिडेंशियल हाउस को बेचकर नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदा। अगर ऐसा होता है, इफ आई हैव ट्रांसफर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस और उसको बेचकर नया रेसिडेंशियल हाउस में खरीदता हूं, तो सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिलेगा। एलिजिबल असेसी हैज टू बी इंडिविजुअल HUF। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आपको पुराना क्या बेचना है? रेसिडेंशियल हाउस और अ लैंड अपार्टमेंट देयर टू। तो ईदर अ बिल्डिंग और अ बिल्डिंग प्लस लैंड, या तो बिल्डिंग बेची या बिल्डिंग प्लस लैंड बेचा, विच इज रेसिडेंशियल। जो रेसिडेंशियल है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, लेट आउट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए। उसके अलावा वो इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। पुराना क्या बेचा? रेसिडेंशियल हाउस, इंडिया में है, बाहर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, कैसा भी चलेगा, पर उसका नेचर लॉन्ग टर्म होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस में आपको पता है लॉन्ग टर्म कब होता है असेट? जब होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 24 मंथ्स, तो वो असेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। पुराना रेसिडेंशियल हाउस जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट था, मैंने उसको ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करके नया क्या खरीदा? नया या तो मैं खरीद लूं या कंस्ट्रक्ट कर लूं वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। पुराना रेसिडेंशियल हाउस को मैंने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके मुझे नया रेसिडेंशियल हाउस या तो परचेस करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। और उसका डेडलाइन कितना है? पुराना रेसिडेंशियल हाउस मैंने ट्रांसफर किया, तो नया रेसिडेंशियल हाउस परचेस करने का जो डेडलाइन है दैट इज अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इस 2 years में मुझे नया रेसिडेंशियल हाउस परचेस करना है, और अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो डेडलाइन है 1 year प्रायर। I'll repeat. In the case of transfer of a residential house, पुराना रेसिडेंशियल हाउस मैंने ट्रांसफर किया, तो मुझे नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है 1 year प्रायर, 2 year सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। परचेस करने की डेडलाइन है 1 साल पहले भी कर सकता हूं, 2 साल बाद तक भी कर सकता हूं। और अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो आई कैन कंस्ट्रक्ट इट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 1 year प्रायर, 2 year सब्सिक्वेंट, परचेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। विद इन दिस पीरियड आई हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस। एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा घर में खरीद लेता हूं, कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, तो एग्जम्पशन एक ही घर पे मिलेगा। ठीक है, तो एक ही घर खरीदना है। दूसरा, नया घर इंडिया में होना चाहिए। पुराना हमने इंडिया के बाहर बेचा, नया इंडिया में खरीद लिया, तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर नया वाला अगर इंडिया के बाहर खरीद लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर वैसे तो एक घर खरीदना है, आपको पता होगा, पर जीवन में एक बार आपको 2 घर खरीदने का भी एक बेनिफिट दिया गया है। अंडर सेक्शन 54 इट हैज बीन सेड दैट वैसे तो आपको एक घर खरीदना है, हाउएवर वेयर कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है। असेसी में परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल हाउस। जनरली क्या होता है, फैमिली सेटलमेंट वगैरह होता है कि पिताजी और बेटा अलग हो गए या 2 भाई अलग हो गए, तो पुराना पुश्तैनी मकान बेच दिया और उसको बेच के 2 घर खरीद लिए। तो उनका कहना है भाई पुराना घर बेच के 2 घर भी खरीद लेते हो
तो जीवन में एक बार आपको ऐसा एग्जम्पशन हम दे देंगे, दोनों घर की कॉस्ट का एग्जम्पशन दे देंगे। तो जनरली तो आपको एक घर खरीदना है, हाउएवर जीवन में एक बार अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो आप 2 घर खरीद सकते हो, दोनों ही घर आपको एलिजिबल हम कर देंगे, बोथ द हाउसेस विल बी एलिजिबल। ठीक है, वंस दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, he cannot exercise this option subsequently in any other year. It's a once in a lifetime option that is provided here. ठीक है, तो ये आगे दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखो असेसी ने पुराना क्या बेचा, रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस बेच के उसको नया क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस खरीद ले या कंस्ट्रक्ट कर ले। नया अगर कंस्ट्रक्ट करता है तो नए कंस्ट्रक्शन में लैंड की कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दोनों मिलाकर अमाउंट एलिजिबल होगा। तो लैंड खरीदा वो भी एलिजिबल होगा, पर बाद में उस पर डेफिनेटली मकान बनाना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में ऐसा देता है कि पुराना घर बेचा 1 करोड़ में, कैपिटल गेन हुआ 40 लाख, 15 लाख का लैंड खरीद लिया, लैंड भी एलिजिबल है, और बाद में उसने 20 लाख में मकान बना लिया, वो भी एलिजिबल है। अगर मकान नहीं बनाया होता तो एलिजिबिलिटी नहीं है, मकान तो बनाना ही है उसको, पर लैंड की कॉस्ट भी उसकी एलिजिबल हो जाएगी। तो पुराना घर बेचो, बेचकर नया घर परचेस करो या कंस्ट्रक्ट करो, आपको एग्जम्पशन मिलेगा, बट इट शुड बी ओनली 1 हाउस। जीवन में एक बार 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो 2 हाउसेस का आपको एग्जम्पशन दिया है। परचेस कब तक करना है, एज आई सेड 1 ईयर प्रायर, 2 ईयर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्ट कब तक करना है, विद इन 3 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब नया जो घर खरीदा या कंस्ट्रक्ट किया उस घर को कब तक रखना है, तो नए घर का लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स। नया जो भी घर आपने परचेस किया, जो भी कंस्ट्रक्ट किया, उस घर को आपको मिनिमम 3 इयर्स तक रखना पड़ेगा। इट हैज टू बी केप्ट अप टू 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एक्विजिशन। और फिर इन्वेस्ट क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल गेन। व्हाट इज टू बी इन्वेस्टेड इज द कैपिटल गेन। तो मतलब 1 करोड़ में घर बेचा, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ, केवल नए घर में 40 लाख लगाने, 40 लाख लगा दिए, पूरा 40 लाख एग्जम्प्ट है। कम अमाउंट इन्वेस्ट किया तो कम अमाउंट एग्जम्प्ट है। सो व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट बेसिकली इज ओनली द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। इफ यू इन्वेस्ट हायर दैट्स वेल एंड गुड, बट व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। यहां पर यह दिया हुआ है कि देखो वैसे तो आपको इन्वेस्ट करना है 2 साल या 3 साल में, पर बीच में आ जाएगी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और उनका यह कंसेप्ट है कि या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नए घर में इन्वेस्ट कर दो, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में पैसा जमा कर दो, पैसा ब्लॉक कर दो, क्योंकि उनको क्या पता बाद में आप पैसा लगाओगे कि नहीं। ठीक है, तो या तो रिटर्न भरने से पहले वो रिटर्न ड्यू डेट तक भरो या बिलेटेड भरो। रिटर्न भरने से पहले या तो आप पैसा इन्वेस्ट कर दो या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाद में मकान में नहीं खरीदना है। अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया तो बाद में तो अल्टीमेटली आपको मकान खरीदना ही पड़ेगा, पर अगर आप बाद में मकान नहीं खरीदते हो या नहीं कंस्ट्रक्ट करते हो तो जब वो 3 साल 2 साल का पीरियड एक्सपायर होगा उस समय आपको ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, पर बाद में उसको मान लो आपने मकान नहीं कुछ खरीदा तो आपको वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एक बात ये भी आती है कि नया मकान आपने जो खरीदा उसको लॉक इन पीरियड जो है 3 साल, नया जो भी मकान खरीदा उसको 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है उस 3 साल के लॉक इन पीरियड में नहीं ट्रांसफर करना है। अगर आपने उसे 3 साल के लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, तो यह होगा कि जो पहले कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था वो नए मकान की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा। कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस। तो दैट इज गोइंग टू हैपन। तो ये सेक्शन 54 का एग्जम्पशन है। क्लियरली अपन ने देख लिया कि भाई पुराना घर बेच के नया घर खरीदा तो हमें सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिल जाएगा। एग्जम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है 1 साल पहले 2 साल बाद तक इन्वेस्ट कर सकते हो। परचेस कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक घर से ज्यादा बेचकर 1 घर खरीद लो तो भी एग्जम्पशन है। मान लो 2 घर बेच के 1 घर खरीदा तो भी एग्जम्पशन है, पर 1 घर बेच के 2 घर खरीदे तो एग्जम्पशन एक ही घर पे मिलेगा।
दूसरे मकान पे एग्जम्पशन नहीं है। हावेवर वंस इन अ लाइफ टाइम एसएससी 2 घर भी खरीद सकता है अंडर सेक्शन 54, ठीक है, अगर 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है। फिर परचेज की कॉस्ट में लैंड की कॉस्ट भी एलिजिबल है, एज आई सेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लैंड कॉस्ट भी एलिजिबल है, पर अल्टीमेटली तो मकान बनाना ही पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है। नया घर खरीदना है मतलब एसएससी के लिए नया होना चाहिए, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, लेट आउट हो, कैसा भी हो, एसएससी के लिए वो नया मकान होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी सी कई सारी बातें हैं जो दी गई है। पुराना मकान हो या नया मकान हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, एलिजिबल है। ठीक है, पुराना मकान जो है इंडिया में नहीं है, ठीक है, पुराना मकान इंडिया में नहीं है तो भी चलेगा, पर जो नया मकान है वो इंडिया में होना चाहिए। सो दैट इज सेक्शन 54 विच इज देयर। 54F भी आज अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन आज ब्रेक ले लेंगे। अगले सेक्शंस और प्रायोरिटी टू अगले कल ही के डिस्कशन में, आने वाले डिस्कशन में हम एड्रेस कर लेंगे। सो लेट अस गो इनटू सेक्शन 54F। सेक्शन 54F बेसिकली कहता है कि अगर आपने कोई और असेट ट्रांसफर किया अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस, एनी कैपिटल असेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस, तो आपने कोई लैंड या शॉप या ज्वेलरी या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड या फिर कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी कैपिटल असेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस आपने ट्रांसफर किया और रेसिडेंशियल हाउस परचेज कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो आपको 54F का एग्जम्पशन मिलेगा। देखो अल्टीमेटली उनका यह कहना है कि हर व्यक्ति को घर खरीदना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। घर बेचकर घर खरीदोगे 54, अदर असेट बेचकर घर खरीदोगे 54F। Under the section 54F, who is the eligible assessee? Individual HUF. What is the old asset to be transferred? Any capital asset other than residential house or land appurtenant thereto. तो मतलब अल्टीमेटली व्हाट दे आर सेइंग इज दुनिया की कोई भी असेट हो अदर देन अ हाउस, शॉप हो, लैंड हो, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो, एनीथिंग, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी असेट आपने ट्रांसफर की अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस, आपको सेक्शन 54F का एग्जम्पशन मिलेगा। यू हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। अल्टीमेटली पुराना असेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए और नया आपको वही 1 साल पहले या 2 साल बाद तक परचेज कर सकते हो, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर नया रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहां भी एक घर का ही एग्जम्पशन है, तो एक से ज्यादा घर खरीदते हो तो एक ही घर का एग्जम्पशन है, और यहां वो भी नहीं है कि जीवन में एक बार 2 मकान खरीद सकते हो। तो जीवन में एक ही मकान मतलब आप खरीद सकते हो जब भी कैपिटल गेन कमाओ। इट इज ओनली 1 हाउस विच इज एलिजिबल, सो यू कैन परचेज और कंस्ट्रक्ट 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। ओनली 1 रेसिडेंशियल हाउस इज एलिजिबल। वो 2 करोड़ वाला जीवन का एक बार वाला एग्जम्पशन यहां पर नहीं है, वो 54 में ही था। नया घर इंडिया में होना चाहिए, लैंड की कॉस्ट भी एलिजिबल है, नया घर एसओपी भी हो सकता है, लेट आउट भी हो सकता है। वो सारी कहानी जो 54 में थी वो सारी की सारी कहानी यहां रिपीट हो जाती है। आई डोंट थिंक इट नीड्स रिपीटेशन फॉर अस। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि जो नया मकान परचेज या कंस्ट्रक्ट किया, इट शुड बी हेल्ड फॉर 3 इयर्स। नए मकान को 3 साल तक आपको रखना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर 3 साल के अंदर आप उसे बेच दोगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर विल बी रीटैक्सेबल। उसके बाद ये प्रपोजिशन और दिया हुआ है, ये प्रपोजिशन बेसिकली है अबाउट द क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन। तो देखिए 54 में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था ओनली द कैपिटल गेन, जबकि 54F में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है नेट कंसिडरेशन। 1 करोड़ में जमीन बेची, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब मैंने मान लो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो होगा क्या? 1 करोड़ इन्वेस्ट करता तो 40 लाख एग्जम्प्ट होता, 60 लाख इन्वेस्ट किया तो कितना एग्जम्प्ट होगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट को एग्जम्प्ट किया जाएगा। यू हैव टू इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, कम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल होगा। यहां भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, तो सेम प्रपोजिशन है कि या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले नए घर में इन्वेस्ट कर दो, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक अगर आप नया घर खरीद लेते हो तो हम एग्जम्पशन देंगे, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर देना। एंड देन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया का ये मतलब नहीं है कि नया घर खरीदना ही नहीं है या कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। अगर आपने बाद में नया घर परचेज और कंस्ट्रक्ट नहीं किया, जिस भी साल वो 2-3 साल का पीरियड खत्म होगा उस साल ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। नया जो घर खरीदा था अगर उसको 3 साल के लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर विल बी रीटैक्सेबल। अब 54 में क्या होता था
कि कैपिटल गेन जो पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाता, जबकि 54F में क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो अलग से टैक्सेबल हो जाएगा और नए घर का कैपिटल गेन अलग से टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। इनफैक्ट 54F में दो कैपिटल गेन आएंगे, नए घर का अलग से आ जाएगा, पुराना वाला अलग से, जबकि 54 में क्या होगा कि जो कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। अगर एसएससी, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 54F में ये है उन्होंने एक लिमिट लगाई है। लिमिट ये है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब हमने पुरानी जमीन बेची, पुरानी दुकान बेची, ज्वेलरी बेची, शेयर्स बेचे, जब भी हमने पुराना असेट बेचा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, assessee should not own more than one residential house। ठीक है, assessee के पास उस दिन एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए अदर देन द न्यू हाउस। तो नए घर को छोड़कर, नया घर जो एलिजिबल हाउस है उसको छोड़कर एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए। 54 में ऐसा नहीं था। 54 में तो यह था कि मेरे पास पहले से कितने भी मकान है, मैंने एक घर बेच के घर खरीद लिया, 54 का एग्जम्पशन है। पर 54F में ऐसा है कि पुराना जब मैंने एसेट बेचा, जो भी एसेट बेचा, उस दिन मेरे पास एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए अदर देन दी एलिजिबल हाउस। और फिर बाद में वो जो 2 साल का, 3 साल का जो भी लॉक इन पीरियड है, उस पीरियड में आई शुड नॉट परचेज और कंस्ट्रक्ट अ सेकेंड हाउस। नया एलिजिबल हाउस तो खरीदना है, एलिजिबल के अलावा दूसरा नहीं खरीदना है। अगर मैंने दूसरा घर खरीद लिया तो मुझे 54F का जो मिला हुआ एग्जम्पशन है वो रिवोक हो जाएगा। अब देखो कितनी विचित्र बात है, 54 में हम ये कह रहे हैं कि एक घर खरीदो, और जीवन में एक बार ऐसा है कि 2 घर भी खरीद सकते हो, 2 घर खरीद भी लोगे, ठीक है। तो मतलब 54 में यह है कि वैसे तो एक ही घर खरीदना है, 2 खरीद भी लिए तो एक पे तो एग्जम्पशन मिल ही जाएगा। जीवन में तो इनफैक्ट एक बार ऐसा मौका आएगा कि 2 घर भी खरीद सकते हो। आई रिपीट, 54 में क्या होगा, एक घर आपको खरीदना है, 2 घर भी खरीद लिए तो एक पे तो एग्जम्पशन मिलेगा, और जीवन में तो एक बार ऐसा होगा कि 2 घर भी आप खरीद सकते हो। जबकि 54F कहता है कि एक घर खरीदना है, दूसरा खरीद लिया तो पहले पे भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और 2 घर तो खरीदने की जीवन में बात करने ही मत कि कभी 2 घर खरीद लेंगे अपन एक साथ, वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये 54F थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन है जो दिया गया है। सो दिस इज सेक्शन 54 एंड 54F, एंड आई बिलीव कैपिटल गेन क्वेश्चन शुड बी डन, क्वेश्चन करके ही एग्जम्पशन की क्लैरिटी आती है, तो क्वेश्चन जरूर से आप प्रैक्टिस करना फॉर डूइंग दिस एग्जम्पशंस। अभी देखो आज वैसे अपन ने वी हैव डन क्वाइट अमाउंट ऑफ रिवीजन, तो अब आज यहीं रुक जाते हैं। अगला लेक्चर अपन इमीडिएटली ले लेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। आई विल कम आउट विद द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें कैपिटल गेन में पूरा खत्म कर दूंगा, एंड आई विल कंटिन्यू विद सम नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर रिवीजन। प्लीज डू रिवीजन बाय व्यूइंग द लेक्चर्स कंटिन्यूअसली। लेक्चर देखते रहना कंटिन्यूअसली, वो जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार लेक्चर देख लिया, बार बार देखो, कोशिश करो खुद से बोल सको लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।